हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी 10th मैथ प्रश्नावली 9 के लिए जो बेसिक है वो पढ़ रहे हैं। इस प्रश्नावली में हम जो हमने त्रिकोणमिति पढ़ी है उसका हमें अनुप्रयोग पढ़ना है। भाई इसका प्रयोग कहाँ पर होता है? देखिए, सबसे पहले इसमें दो कोण होते हैं। एक कोण होता है उन्नयन कोण, एक कोण होता है इसका उन्नयन कोण, और दूसरा कोण होता है अवनमन कोण। अवनमन कोण। अब देखिए ये कोण होते क्या है। यदि हम एक मीनार मान लें, यहाँ पर एक मीनार कह दो इसको, या एक खंबा कह दो, या इसको एक भवन कह दो। ये भवन का नीचे वाला बिंदु हमेशा आधार बिंदु होता है। इसको हम आधार बिंदु कह सकते हैं, या इसको हम पाद बिंदु कह सकते हैं। इसी प्रकार से जो टॉप बिंदु होता है उसको हम शीर्ष बिंदु कह दो, या इसको शिखर बिंदु कह दो। तो इस प्रकार से आधार बिंदु और ये शीर्ष बिंदु, ये मीनार हमेशा ऊर्ध्वाधर होगी। ये हमेशा कैसी होगी? ऊर्ध्वाधर होगी। देखिए उन्नयन कोण क्या होता है। अब बात करते हैं उन्नयन कोण क्या होता है। देखिए उन्नयन कोण हमेशा धरातल के ऊपर बनता है। यदि हम इस बिंदु को या आधार बिंदु को हम धरातल के ऊपर मान ले, और जो ऊपर प्रेषक बैठा है, देखिए यहाँ प्रेषक की यहाँ पर आंख होगी इस प्रकार से। देखिए यदि वस्तु या कोई बिंदु धरातल के ऊपर हो और हम उसको शीर्ष से देखते हैं, तो जो शीर्ष से इसकी दृष्टि रेखा होती है, क्या होती है? दृष्टि रेखा। ये तो हो गई इस आँख की दृष्टि रेखा हो गई, और ये बिंदु क्या हो गई है? ये लाइन कौन सी होगी? इसमें क्षैतिज रेखा हो गई। इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। क्या बोलते हैं इसको? क्षैतिज रेखा कहते हैं। और ये लाइन कौन सी होगी? यहाँ पर दृष्टि रेखा होगी। यदि हम शिखर से धरातल पर किसी बिंदु को देखते हैं, तो उस बिंदु की क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के जो बीच कोण बनता है उसे हम उन्नयन कोण कहते हैं। तो उन्नयन कोण तो क्या होता है? उन्नयन कोण हमेशा शिखर से देखने पर धरातल पर बनता है, यानी कि दृष्टि रेखा और आधार बिंदु पर जो धरातल पर जो बिंदु स्थित है उसकी क्षैतिज रेखा के बीच बनने वाला कोण कौन सा होता है? उन्नयन कोण होता है। उन्नयन कोण हमेशा धरातल पर ही बनता है, और प्रेषक की आंख हमेशा कहाँ होती है? शिखर के ऊपर होती है। अब बात करते हैं हम अवनमन कोण की। देखिए हमारे पास एक फॉल है और ये इसकी धरातल रेखा हो गई। ये क्या हो गई? इसकी धरातल रेखा हो गई। इसको हम शीर्ष कह देंगे या इसको शिखर कह देंगे, और ये बिंदु कौन सा होगा? इसका आधार बिंदु होगा। अब देखिए यहाँ से यदि प्रेषक धरातल पर हो, प्रेषक कहाँ पर हो? धरातल पर हो। यहाँ पर देखिए ये आँख हो जाएगी, यहाँ पर ये क्या हो गया? यहाँ पर आँख हो गई, यहाँ पर अर्थात प्रेषक है, प्रेषक। और वस्तु कहाँ पर होगी? इसमें शीर्ष के ऊपर होगी। यदि प्रेषक की दृष्टि उस वस्तु पर जाती है तो इसको तो बोलते हैं दृष्टि रेखा। ये तो क्या हो जाएगी? यहाँ से दृष्टि रेखा हो जाएगी। और देखिए इस जो वस्तु यहाँ पर ऊपर स्थित है उस वस्तु के समांतर हम लाइन खींचते हैं। इस वस्तु के समांतर एक लाइन होती है, इसको हम क्षैतिज रेखा कहते हैं। ये क्या होगी? यहाँ पर ये वस्तु के लिए क्षैतिज रेखा होगी, क्षैतिज रेखा होगी। अब देखिए क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनता है उस कोण को हम अवनमन कोण कहते हैं। तो इस कोण का नाम क्या होगा? यहाँ पर अवनमन कोण होगा। इस कोण का नाम क्या होगा? हमेशा अवनमन कोण होगा। तो अवनमन कोण तो हमेशा नीचे से
शिखर पर देखने पर, नीचे से शिखर पर देखने पर जो दृष्टि रेखा और उस शिखर के समांतर जो क्षैतिज रेखा है उसके मध्य बनने वाला कोण कौन सा होता है? हमेशा अवनमन कोण होता है। और उन्नयन कोण क्या होगा? हमेशा जब शिखर पर स्थित प्रेषक के द्वारा या प्रेषक की दृष्टि रेखा और धरातल पर स्थित बिंदु से क्षैतिज रेखा के बीच बनने वाला कोण कौन सा होता है? उन्नयन कोण होता है। तो इस प्रकार से उन्नयन कोण तो हमेशा ऊपर से देखने पर बनता है और अवनमन कोण हमेशा नीचे से देखने पर बनता है। अब देखिए एग्जाम्पल 1, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। देखो ऊर्ध्वाधर क्या होगी? हमेशा लंबवत होगी। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमारे पास एक ऊर्ध्वाधर मीनार खड़ी है, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगी? एक ये ऊर्ध्वाधर मीनार हो जाएगी। अब देखिए यहाँ से इसका ये तो हो गया शिखर, और ये हो गया इसका पाद बिंदु हो गया, ये इसका आधार बिंदु हो गया। देखिए पाद बिंदु से 15 मीटर दूर कोई एक बिंदु है। देखिए धरती के एक बिंदु से, धरती के एक बिंदु से यहाँ पर कोई एक बिंदु है जो क्या है? इस पाद से 15 मीटर दूर स्थित है। एक इसमें ये दूरी क्या हो जाएगी? यहाँ पर ये दूरी हो जाएगी 15 मीटर दूर को एक बिंदु है। तो मीनार के शिखर से, देखिए मीनार का शिखर ये हो गया, तो मीनार के शिखर से उस बिंदु का उन्नयन कोण कितना है? देखिए यहाँ पर उन्नयन कोण हमेशा नीचे की ओर बनता है, तो उन्नयन कोण का मान कितना होगा? इसमें 60 डिग्री हो जाएगा। ये कोण आपको यहाँ पर 60 डिग्री दे रखा है। तो क्या पूछे इसमें आपसे? मीनार की ऊंचाई। तो इसमें आपको ये मीनार की ऊंचाई को अपन एच मान लेते हैं, तो इसमें आपको एच का मान ज्ञात करना है। तो ये बिंदु ए हो गया, ये बिंदु सी हो गया, ये बिंदु डी हो गया। देखिए इसका हल, माना कि मीनार की ऊंचाई एच मीटर है। अब देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा है कि भाई त्रिकोणमिति हमेशा समकोण त्रिभुज के लिए लागू होती है। तो एबीसी क्या एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज एबीसी में, अब देखिए मैं यहाँ पर एच का मान ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पर यदि न्यून कोण थीटा का मान 60 डिग्री दे रखा आपको, देखिए जो भी आपको इसमें उन्नयन कोण या अवनमन कोण देगा वो हमेशा उस आकृति में क्या होगा? न्यून कोण कहलाएगा। तो यहाँ पर न्यून कोण थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री। न्यून कोण थीटा बराबर 60 डिग्री है। अब देखिए यहाँ से न्यून कोण की सानुभुजा कौन सी होती है? लंब होती है। तो यहाँ पर देखिए ए बी तो क्या होगी? लंब होगी, और बी सी क्या होगा? इसका आधार, और ए सी क्या होगा? इसका कर्ण होगा। देखिए ऐसे प्रश्नों के अंदर हमें एक भुजा की लंबाई तो दे रखी है और दूसरी भुजा की लंबाई में पूछता है ना, उसमें क्या करते हैं? हमेशा अज्ञात भुजा का अनुपात बट्टा ज्ञात भुजा का अनुपात निकालते हैं, या फिर ज्ञात भुजा का अनुपात बट्टा अज्ञात भुजा का अनुपात ज्ञात करते हैं। देखिए यहाँ पर, देखिए अज्ञात भुजा में यहाँ पर एच ज्ञात करनी है, तो अज्ञात भुजा कौन सी होगी? यहाँ पर ए बी होगी, और बट्टा ज्ञात भुजा कौन सी होगी? यहाँ से बी सी होगी, ये होगी बी सी। अब देखिए यहाँ पर ए बी क्या होगा? इसके लिए न्यून कोण के सामने क्या होता है? हमेशा लंब होता है, और बी सी क्या होगा? इसका आधार होगा। अब देखिए लंब बटा आधार, लंब बटा आधार किसका अनुपात होता है? लंब बटा आधार टेन थीटा होगा। अब देखिए यहाँ पर टेन थीटा हो गया, टेन थीटा हो गया। देखिए थीटा का मान हमें 60 डिग्री दे रखा है यहाँ पर, तो टेन 60 डिग्री बराबर लंब। देखिए लंब यहाँ पर क्या होगा? लंब इस आकृति में एच होगा, और आधार क्या होगा? 15 होगा। अब देखिए फिर आगे टेन 60 का मान, टेन 60 का मान √3 होता है, तो टेन 60 का मान √3 होगा,
और h बटा 15 हो गया। इसका वज्र गुणा करने पर h बराबर कितना आएगा इसमें 15√3 मीटर आएगा। तो ये क्या होगी, मीनार की ऊंचाई हो जाएगी 15√3 मीटर। तो इस प्रकार से हम ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। देखिए फिर से इसमें, यदि हमें किसी भुजा की लंबाई पूछी है तो हमेशा हम एक तो अज्ञात भुजा लेंगे और उसके साथ में एक ज्ञात भुजा लेंगे, या फिर यहाँ पर अपन ज्ञात भुजा ऊपर ले सकते हैं और अज्ञात भुजा यहाँ पर नीचे मान सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल यहाँ पर अनुपात चेंज होगा तो इसका आंसर तो सेम का सेम ही आ जाएगा। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल, एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंभे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंभे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक वह पहुंचना चाहती है। तो यहाँ तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, जिससे कि क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण से झुकाने पर वह अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए। और यह भी बताइए कि खंभे का पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए। अब देखिए जो खंभे की लंबाई दे रखी है आपको, वो इसमें 5 मीटर दे रखी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 5 मीटर लंबा एक खंभा खींचेंगे। अब देखिए इस खंभे की लंबाई कितनी है, इस खंभे की लंबाई 5 मीटर में दे रखी है। अब देखिए इस खंभे से 1.3 मीटर नीचे, देखिए यहाँ से यदि अपन इस लंबाई को 1.3 मीटर कह देंगे तो इसकी वांछित लंबाई क्या होगी यहाँ से, अरे 5 में से 1.3 कम कर दो तो 3.7, तो 3.7 क्या होगी यहाँ तक इसकी ये लंबाई हो जाएगी। अब देखिए जो सीढ़ी है ना, वो सीढ़ी केवल यहाँ तक आती है इसमें, तो सीढ़ी केवल यहाँ तक आती है। तो इस प्रकार से ये सीढ़ी बन जाएगी, इस प्रकार से ये सीढ़ी बन जाएगी। अब देखिए कह रहा है इसमें जो सीढ़ी है ना, ये सीढ़ी धरातल के साथ 60 डिग्री के कोण से झुकी हुई है। तो देखिए यहाँ पर इस सीढ़ी का झुकाव कोण कितना होगा, 60 डिग्री होगा, अर्थात यहाँ पर उन्नयन कोण का मान कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। और ये भी बताइए खंबे का, देखो क्या पूछा इसमें, प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए। हमें यहाँ पर इसे सीढ़ी की लंबाई पूछा है तो इसको हम h मान लेंगे। खंबे की लंबाई क्या होगी यहाँ पर h जाएगी। और कह रहा है इसमें खंबे का पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से न चाहिए, यानी कि हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछी है, सीढ़ी और खंबे के बीच की हमें दूरी पूछी है। तो एक तो हमें यहाँ पर x का मान पूछा है और एक हमें यहाँ पर h का मान पूछा है। तो देखिए इस बिंदु को हम a कह देंगे, इस बिंदु को b कह देंगे और इस बिंदु को c मान लेंगे। देखिए वही करना है यहाँ पर, एक बार तो मैं h के साथ में ये, यानी कि h यहाँ पर अज्ञात राशि ना, तो इस अज्ञात राशि h के साथ में ए बी भुजा करना है, और एक बार यहाँ पर इस अज्ञात राशि x के साथ में ए बी भुजा निकालना है। यहाँ पर देखिए प्रश्न में माना कि सीढ़ी की लंबाई h मीटर है तथा खंबे व सीढ़ी के बीच की दूरी x मीटर है। अब देखिए समकोण त्रिभुज ABC के अंदर, समकोण त्रिभुज ABC में न्यून कोण थीटा का मान 60 डिग्री है। अब देखिए फिर हमें एक तो यहाँ पर h का मान पूछा है ना, तो अज्ञात भुजा बट्टा ज्ञात भुजा। देखिए यहाँ पर अज्ञात भुजा कौन सी होगी, इसमें h होगी, तो h बट्टा AB यहाँ पर क्या होगी, इसमें AB यहाँ पर ज्ञात भुजा होगी। अब देखिए यहाँ पर ये न्यून कोण थीटा है, इसके सामने क्या होता है, हमेशा लंब होता है,
तो ए बी तो यहाँ पर क्या होगा, लंब होगा, और ए सी यहाँ पर क्या होगा, कर्ण होगा। एस तो क्या होगा यहाँ पर, कर्ण होगा, और ए बी क्या होगा इसमें, ए बी यहाँ पर लंब होगा। अब देखिए कर्ण बटा लंब, देखिए कर्ण बटा लंब किसका अनुपात होता है, ये होता है कोसेक थीटा का अनुपात होता है, ये कोसेक थीटा का अनुपात होता है ये। अब देखिए यहाँ पर, तो कोसेक थीटा का मान तो कितना है इसमें, थीटा का मान तो 60 डिग्री है। अब देखिए यहाँ पर कर्ण, कर्ण का मान तो क्या होगा, यहाँ से एच होगा, और लंब का मान क्या होगा, 3.7 होगा। अब देखिए कोसेक 60 का मान कितना होगा, कोसेक 60 का मान 2/√3 होता है। कोसेक 60 का मान क्या होगा, 2/√3 होगा। यहाँ से इसको वज्र गुणा करते हैं अपन, तो h√3 बराबर क्या होगा, 2 गुणा 3.7 होगा, और यहाँ से h बराबर क्या होगा, इसको गुणा किया तो 2 गुणा 7, ये 14 हो गया, कैरी 1 और 7, तो 7.4, और बटा क्या होगा, यहाँ से √3 होगा। इसका परिमेयकरण करते आगे, इसको रहने दो यहीं पर, तो इसका मान क्या होगा, h बराबर इसका मान क्या होगा, देखिए यहाँ से 7.4, √3 कितना होता है, 1.73 होता है यहाँ पर, तो 7.4 में 1.73 का भाग देंगे। देखिए भाग देने पर इसका आंसर 4.27 मीटर आ गया। तो इस प्रकार से सी डी की लंबाई तो क्या होगी, 4.27 मीटर हो जाएगी। इस प्रकार से सी डी की लंबाई क्या होगी, 4.27 मीटर हो जाएगी। अब देखिए मैं इस बी सी की दूरी ज्ञात करनी है, सी डी और खंभे के बीच की दूरी। अब देखिए यहाँ से फिर से अज्ञात भुजा बटा ज्ञात भुजा, तो यहाँ पर देखिए बी सी तो क्या होगी, अज्ञात भुजा होगी, और ए बी क्या होगी, यहाँ पर ज्ञात भुजा होगी। अब देखिए यहाँ पर बी सी न्यून कोण यहाँ पर है, तो ए बी तो क्या होगा, यहाँ पर लंब होगा, और बी सी क्या होगा, आधार। तो बी सी तो यहाँ पर आधार हो गया, और ए बी क्या होगा, लंब होगा। अब देखिए आधार बटा लंब, आधार बटा लंब कोट थीटा होता है, तो कोट थीटा हो गया। अब देखिए यहाँ पर आधार का मान तो क्या होगा, x होगा, और लंब का मान क्या होगा, 3.7 होगा, और कोट 60 हो गया यहाँ पर। अब देखिए कोट 60 का मान कितना होता है, कोट 60 का मान 1/√3 होता है, तो x बटा 3.7, x बटा 3.7 बराबर कोट 60, कोट 60 1/√3 होगा। देखिए इसका वज्र गुणा करने पर x√3 बराबर 3.7 आ गया, तो यहाँ से x बराबर क्या होगा, 3.7/√3। अब देखिए √3 का भाग देंगे 3.7 में, तो x बराबर 3.7, और √3 कितना होता है, 1.73। 3.7 में 1.73 का भाग देने पर 2.138 मीटर आ जाएगा। तो अक्ष का मान तो क्या होगा, हमेशा खंबे व सीढ़ी के बीच की दूरी हो जाएगी, और एच का मान क्या होगा इसमें, यह एच का मान सीढ़ी की वांछित लंबाई होगी। तो सीढ़ी की लंबाई क्या होगी, यहाँ से 4.27 मीटर होगी, और खंबे व सीढ़ी के बीच की दूरी वो क्या होगी, यहाँ से 2.138 मीटर हो जाएगी। इस प्रकार से ये दूसरा एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। देखिए थर्ड एग्जाम्पल, 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है,
तो चिमनी की ऊंचाई बताइए। देखिए यहाँ पर एक चिमनी है, इस प्रकार से एक चिमनी आपको दे रखी है और एक लड़का है जिसकी लंबाई कितनी है 1.5 मीटर। देखिए चिमनी हमेशा धरातल से होती है। अब देखिए जो लड़का है ना उसकी ऊंचाई कितनी है। देखिए इस लड़के की ऊंचाई है 1.5 मीटर, तो लड़का तो यहाँ पर होगा, लड़का यहाँ पर होगा और चिमनी इसके सामने खड़ी होगी। देखिए इस लड़के की लंबाई तो कितनी है यहाँ पर 1.5 मीटर आपको दे रखी है। और ये कह रखा है इसमें ये जो प्रेक्षक है ना, ये प्रेक्षक और चिमनी से दोनों के बीच की दूरी कितनी है 28.5 मीटर। ये प्रेक्षक हो गया और चिमनी होगी, इनकी मध्य की दूरी 28.5 मीटर आपको दे रखी है। अब देखिए ये कह रहा है इसमें, अब देखिए लड़का जो है ना 1.5 मीटर का, इसके समांतर पर लाइन खींच देंगे। यहाँ पर इस प्रकार से अपन यहाँ पर एक लाइन खींच देंगे। देखिए यहाँ पर ये इसकी ऊंचाई भी क्या होगी, यहाँ तक 1.5 मीटर ही होगी। अब देखिए इसमें कह रखा आपको उसकी आंखों से, यदि लड़का यहाँ पर तो इसकी आंखें यहाँ पर होगी, तो उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण। देखिए यहाँ पर उन्नयन कोण क्या होगा, हमेशा नीचे की ओर बनता उन्नयन कोण। तो ये तो हो गया चिमनी का शिखर हो गया, ये उस प्रेक्षक की आंखें हो गई। तो यहाँ पर उन्नयन कोण कितना दे रखा आपको 45 डिग्री दे रखा है। तो अब देखिए यहाँ पर आपको इसमें यह एच का मान पूछा है। देखिए एच का मान ये कह रहा है चिमनी की ऊंचाई क्या होगी, तो चिमनी की ऊंचाई हमेशा धरातल से होगी। चिमनी की ऊंचाई हमेशा क्या होगी, धरातल से होगी। तो हम यहाँ पर एच का मान निकाल लेंगे। एच का मान निकालने के बाद में 1.5 इसमें जोड़ देंगे, तब क्या होगी, इस चिमनी की ऊंचाई धरातल से हम ज्ञात कर लेंगे। देखिए इसका नामकरण कीजिए। यहाँ पर ये ए बिंदु हो गया, ये बी बिंदु हो गया, ये सी बिंदु हो गया, ये डी बिंदु हो गया और यहाँ पर ये ई बिंदु हो गया। अब देखिए यहाँ पर यह 28.5 की बिंदु की मध्य की दूरी दे रखी है, तो ये दूरी भी क्या होगी, यहाँ पर 28.5 मीटर दूरी होगी। अब देखिए हमें केवल एच का मान पूछा है यहाँ पर, तो ए तो क्या होगी यहाँ पर अज्ञात भुजा होगी और ई बी क्या होगी यहाँ पर ज्ञात भुजा होगी। तो समकोण त्रिभुज ए बी ई में देखिए सबसे पहले हम इससे ए की लंबाई को माना कि ए की ऊंचाई एच मीटर है। देखिए यहाँ पर चिमनी की ऊंचाई क्या होगी, फिर चिमनी की ऊंचाई, देखिए चिमनी की ऊंचाई क्या होगी यहाँ से h प्लस 1.5। जब हम इस h में 1.5 मीटर जोड़ देंगे तब हमारे पास जाके चिमनी की ऊंचाई आ जाएगी। तो अब देखिए समकोण त्रिभुज ए बी ई में, समकोण त्रिभुज ए बी ई में देखिए यहाँ पर ये तो होगी अज्ञात भुजा यानी कि ए ई बट्टा ज्ञात भुजा कौन सी होगी, यहाँ पर बी होगी। अब देखिए यहाँ पर ए ई, यदि न्यून कोण यहाँ पर 45 है तो न्यून कोण की सामने भुजा कौन सी होगी, लंब होगी। तो ये तो हो गया लंब। और ये समकोण हो गया, तो समकोण निशान कौन सा होता है, कर्ण। और बाकी बी भुजा क्या होगी, यहाँ पर आधार होगी। तो लंब बटा आधार, लंब बटा आधार किसका अनुपात होता है, ये होता है टेन का अनुपात, टेन थीटा, जहाँ पर थीटा का मान कितना है 45 डिग्री आपको दे रखा है। तो लंब का मान तो क्या होगा, यहाँ से हमने एच मान रखा है यहाँ पर, ये तो हो गया एच। आधार का मान क्या होगा, यहाँ से 28.5 होगा। और टेन थीटा का मान क्या होगा, यहाँ से 45 डिग्री, तो टेन 45 हो गया। अब देखिए टेन 45 का मान हमेशा एक होता है, तो h बट्टा 28.5 और टेन 45 कितना होगा, एक होगा। देखिए इसका वज्र गुणा करने पर h का मान कितना आ गया, यहाँ से h का मान 28.5 मीटर आ गया। तो इस चिमनी की ऊंचाई क्या होगी, यहाँ से चिमनी की ऊंचाई h प्लस 1.5 होगी। तो चिमनी की ऊंचाई
एच का मान 28.5 और 1.5 यानी कि 30 मीटर। 30 मीटर 30 मीटर क्या होगी चिमनी की ऊंचाई होगी। ये एग्जाम्पल नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। देखिए फोर्थ एग्जाम्पल, भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और बिंदु P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले में जो भवन की ऊंचाई कितनी है 10 मीटर आपको दे रखी है। और बिंदु P से देखिए बिंदु P यहाँ पर आधार पर कोई बिंदु होगा। यहाँ पर आधार पर कोई बिंदु P होगा। इस बिंदु P से इस भवन की ऊंचाई आपको 10 मीटर दे रखी है। तो हम इसको भवन की ऊंचाई को 10 मीटर इस प्रकार से मान लेंगे। देखिए यहाँ पर इसको अपन भवन कह देंगे। यहाँ पर इसको भवन मान लो इधर, तो इसकी समांतर रेखा हो जाएगी ये। तो ये भवन हो गया और इस भवन की ऊंचाई क्या है बिंदु P से 10 मीटर आपको दे रखी है। तो यहाँ पर देखिए ये 10 मीटर भवन होगा, भवन की ऊंचाई होगी। और ये भी क्या होगी इधर भी 10 मीटर भवन की ऊंचाई हो जाएगी। फिर कह रहा है यहाँ पर जो भवन का शिखर है, इस भवन का शिखर इस बिंदु P से या शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो इस भवन के शिखर से इस बिंदु P का उन्नयन कोण 30 डिग्री होगा। ये कोण कितना होगा यहाँ पर 30 डिग्री होगा। फिर कह रहा है इसमें भवन के शिखर से, देखिए भवन का शिखर यहाँ होगा, भवन के शिखर से एक ध्वज को लहराया गया है। एक यहाँ पर ध्वज है इस प्रकार से। तो भवन के शिखर से एक ध्वज को लहराया गया है यहाँ पर। तो ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण, देखिए ध्वज का शिखर यहाँ पर होगा, का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। देखिए बिंदु P से, तो बिंदु P से ध्वज का उन्नयन कोण कितना होगा यहाँ पर 45 डिग्री होगा। यानी कि यहाँ पर ये बड़ा वाला कोण कितना होगा 45 डिग्री होगा। तो क्या पूछा इसमें आपसे, इस ध्वज की ऊंचाई पूछी है। तो ध्वज दंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपको इसमें ये h का मान पूछा है और बिंदु P से भवन की दूरी, और एक यहाँ बिंदु P से आपको इस भवन के बीच की दूरी x आपको ज्ञात करनी है। तो माना कि ध्वज दंड की लंबाई तो h है और बिंदु P और भवन के मध्य की दूरी x मीटर है। देखिए यहाँ पर अब माना कि ध्वज दंड की लंबाई h मीटर है। P व भवन के बीच की दूरी x मीटर है। अब देखिए यहाँ पर ये A बिंदु होगा, ये B बिंदु होगा, ये C बिंदु होगा और ये D बिंदु होगा। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर दो आकृतियाँ बन जाती है इसके अंदर, एक तो P, B और C। देखिए एक त्रिभुज तो कौन सा आ गया हमारे पास में P, B, C आ गया। इस PBC के अंदर हम x का मान ज्ञात कर लेंगे। देखिए PBC की आकृति किस प्रकार से होगी, देखिए यहाँ पर ये B बिंदु था और ये C बिंदु था और ये P बिंदु था। यहाँ पर ये कोण आपको 30 डिग्री दे रखा है और इसके मध्य की दूरी आपको x मीटर दे रखी है। देखिए यहाँ पर अज्ञात भुजा बटा ज्ञात भुजा, यहाँ पर न्यून कोण 30 है, इसके सामने क्या होगा लंब होगा। देखिए यहाँ पर ये समकोण हो गया, तो इसके सामने न्यून कोण के सामने तो हमेशा लंब होगा और यहाँ PC क्या होगा आधार होगा। तो लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, इसका अनुपात क्या होता है tan थीटा। तो tan थीटा, थीटा का मान क्या होगा यहाँ से 30 डिग्री होगा। तो लंब का मान तो क्या होगा यहाँ से 10, लंब का मान तो क्या होगा यहाँ से 10, आधार का मान क्या होगा x और tan 30 का मान कितना होगा इसमें 1/√3, 1/√3 होगा।
देखिए यहाँ से वज्र गुणा करने पर x बराबर 10√3 होगा और 10√3 का मान क्या होगा 1.732 होगा। तो इसको गुणा करने पर 17.32 मीटर। ये तो क्या होगी, ये तो बिंदु P से भवन की दूरी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं इस ध्वज दंड की लंबाई क्या होगी। अब देखिए त्रिभुज ए पी और सी में, त्रिभुज ए पी सी में देखिए यहाँ पर न्यून कोण 45 डिग्री है, तो इसके सामने भुजा कौन सी होगी। देखिए एपीसी त्रिभुज इस प्रकार से बन जाएगा, ये पी सी और यहाँ पर ए बिंदु हो गया और यहाँ पर इसका मान कितना है 45 डिग्री है। देखिए यहाँ पर बी बिंदु आपको दे रखा है यहाँ पर, और 10 तो ये होगी और एच ये होगी। तो इस पूरी ए सी की लंबाई क्या होगी, इसमें एच प्लस 10 होगी। और देखिए पी सी का मान हमारे पास में 17.32 हमारे पास पहले से आ चुका है, 17.32 हमारे पास पहले से आ चुका है। अब देखिए इसमें मैं केवल एच का मान पूछा है ना, तो अज्ञात भुजा ए सी बट्टा ज्ञात भुजा क्या होगी यहाँ से पी सी होगी। देखिए न्यून कोण है यहाँ पर, तो ए सी तो क्या होगा यहाँ पर लंब होगा और पी सी क्या होगा यहाँ पर आधार होगा। तो लंब बटा आधार का अनुपात क्या होता है tan थीटा, और थीटा का मान क्या होगा यहाँ पर 45 डिग्री होगा। तो लंब का मान तो क्या होगा यहाँ से, देखिए लंब का मान ए सी का मान क्या होगा h प्लस 10 और आधार का मान क्या होगा 17.32 होगा और tan 45 कितना होता है 1 होता है। इसके बट्टा 1 मान लो, इसका वज्र गुणा कर दो यहाँ से। देखिए h प्लस 10 इसका वज्र गुणा क्या होगा 17.32, तो h बराबर क्या होगा यहाँ से 17.32 माइनस का 10, तो h कितना आ गया यहाँ से 7.32 मीटर आ गया। तो इस प्रकार से ध्वज दंड की लंबाई क्या होगी 7.32 मीटर होगी और बिंदु P से भवन के बीच की दूरी क्या होगी 17.32 मीटर हो जाएगी। ये एग्जाम्पल नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। देखिए मैं यहाँ पर इन आकृतियों को तोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये मैंने केवल आपको समझाने के लिए इन आकृतियों को तोड़ा है। आपको केवल इस एक ही आकृति के द्वारा इस पूरे प्रश्न को हल करना है। देखिए 5वां एग्जाम्पल, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नतांश कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है, अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और डीबी छाया की लंबाई है जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए समतल जमीन है, तो जमीन में से समतल होगी इस प्रकार से, ये जमीन समतल हो गई। यहाँ पर एक मीनार खड़ी है, इसको अपन यहाँ पर मीनार कह देंगे, ये हो गई मीनार। देखिए एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक हो जाती है। देखिए यहाँ पर इसकी छाया पहले यहाँ तक थी, तो ये छाया क्या हो गई 40 मीटर और अधिक हो जाती है, तो 40 मीटर और ये अधिक यहाँ तक हो जाएगी। कब होगी ये, जब सूर्य का उन्नतांश कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। देखिए यहाँ पर इस मीनार के पास यदि ये कोई बिंदु मीनार के पास है तो कोण बढ़ेगा, जैसे ये बिंदु यदि मीनार से दूर जाएगा तो धीरे धीरे कोण का मान भी क्या होगा कम होता चला जाएगा। तो पहले यहाँ पर कोण क्या था, इस बिंदु पर 60 डिग्री कोण था। देखिए उन्नतांश या उन्नयन कोण एक ही बात है, इस कोण का मान पहले कितना था यहाँ पर 60 डिग्री था। जब इसकी छाया 40 मीटर अधिक लंबी होती है तब यह उन्नयन कोण क्या होता है 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाएगा, अर्थात ये बिंदु क्या होगा मीनार से और अधिक दूर चल जाएगा। तो यहाँ पर इस कोण का मान क्या होगा 30 डिग्री हो जाएगा। तो क्या करें इसमें आपसे, देखिए यहाँ पर डी बी छाया की लंबाई है, इसको हम डी कह देंगे और इसको हम बी कह देंगे। ये ए बिंदु हो गया और ये सी बिंदु हो गया, यहाँ पर समकोण होगा।
तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई को h मान लेंगे। देखिए यहाँ पर इस सीढ़ी की लंबाई को हम x कह देंगे। सीढ़ी की लंबाई को हम क्या मान लेंगे, यहाँ पर x मान लेंगे। अब देखिए हमारे पास एक तो h और एक अक्ष, दो हमारे पास अज्ञात राशि आ गई। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ए सी और डी में, ए सी डी में हम h और अक्ष दोनों में से किसी एक का मान निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पर समकोण त्रिभुज ए सी डी में देखिए यहाँ पर न्यून कोण 60 है, यहाँ पर न्यून कोण 60 है। तो यहाँ पर ऐसी तो क्या होगी, इसमें लंब होगी, और सी डी क्या होगा यहाँ पर इसका आधार। तो ए सी का नाम तो क्या होगा, लंब होगा, और सी डी क्या होगा यहाँ पर आधार। लंब बटा आधार किसका अनुपात होता है, ये होता है tan का अनुपात, tan 60। तो tan 60 हो गया। अब देखिए लंब का मान तो क्या होगा, यहाँ से h होगा। लंब का मान तो क्या होगा, यहाँ से h होगा, ये तो हो गया h। आधार का मान क्या होगा, यहाँ से x होगा। अब देखिए tan 60 का मान क्या होता है, √3। तो इसके बराबर √3 आ गया। अब देखिए यहाँ से x का मान निकाल लो यहाँ से, या फिर h का मान निकाल लो यहाँ से। देखिए h बराबर क्या होगा, यहाँ से h बराबर x√3 होगा। इसको हम समीकरण नंबर 1 कह देंगे। ये समीकरण नंबर 1 आ जाएगी। अब देखिए त्रिभुज ए सी बी के अंदर बड़ा त्रिभुज है, ये त्रिभुज ए सी बी में देखिए यहाँ पर न्यून कोण 30 डिग्री है। तो 30 के सामने ए सी तो क्या होगा, यहाँ पर लंब होगा। तो ए सी, और देखिए यहाँ पर ये सी बी क्या होगी, इसके लिए आधार होगी। तो लंब बटा आधार किसका अनुपात होगा, tan का अनुपात होगा ये। तो tan 30 हो गया, tan 30 हो गया। अब देखिए यहाँ पर लंब का मान तो क्या होगा, यहाँ से h होगा। लंब का मान तो क्या होगा, यहाँ से h होगा, और आधार का मान क्या होगा। तो इस सी बी की लंबाई क्या होगी, सी बी की टोटल लंबाई क्या होगी, अक्ष प्लस 40 हो जाएगी। तो अक्ष प्लस 40 और tan 30 कितना होता है, 1/√3 1/√3 होता है यहाँ से। अब देखिए इसका वज्र गुणा करो यहाँ से, तो h√3 और बराबर क्या होगा, अक्ष प्लस 40 हो गया। इसको हम समीकरण नंबर 2 कह देंगे। देखिए समीकरण 1 से h का जो x√3 मान है वो समीकरण 2 में इस h की जगह रख देंगे। तो समीकरण 1 व 2 से यानी कि समीकरण 1 का जो h का मान x√3 है वो अपन समीकरण 2 में h की जगह रख देंगे। तो यहाँ पर क्या मान आएगा, यहाँ से x√3 और गुणा √3 और बराबर क्या होगा, यहाँ से अक्ष प्लस 40 होगा। अब देखिए इनका गुणा तो क्या होगा, यहाँ पर 3x होगा और बराबर अक्ष प्लस 40 होगा। यदि हम अक्ष को इधर भेज देंगे तो 3x माइनस अक्ष बराबर 40 हो गया। यहाँ से देखिए यहाँ पर इसका मान कितना आ गया, 2x। तो 2x बराबर 40। तो अक्ष बराबर क्या होगा, यहाँ से 40/2 यानी कि 20 मीटर। ये 20 मीटर तो किसका मान आ गया, ये तो हमारे पास केवल इस सीढ़ी की लंबाई आ गई, क्योंकि हमें तो क्या पूछा, इसमें मीनार की ऊंचाई पूछा है क्या। तो ये अक्ष का मान देखिए, अक्ष बराबर हमारे पास 20 आ गया। अक्ष का मान समीकरण 1 में रखने पर, अक्ष का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए यहाँ पर हम इसका मान 2 के अंदर रख सकते हैं, लेकिन एक छोटी समीकरण है। तो अक्ष का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, h बराबर x√3 दे रखी है आपको। तो h बराबर क्या होगा, यहाँ से अक्ष का मान 20 रखो यहाँ पर, तो 20√3 हो गया। देखिए यहाँ पर √3 का मान क्या होगा, देखिए ये 20 का आंसर सही है, और 20 गुणा √3 का मान क्या होगा, 1.73 होगा यहाँ से। तो इसका गुणा करने पर इसका मान कितना आएगा,
34.6 मीटर की ऊंचाई हो जाएगी। तो ऐसे प्रश्नों को हम इस प्रकार से हल कर सकते हैं। देखिए हमारे पास समीकरण 1 आ गई थी, फिर हमारे पास बड़े त्रिभुज के द्वारा समीकरण 2 आ गई। समीकरण 1 व 2 को हल करने के हमारे पास में अक्ष का मान आ गया, फिर इस अक्ष के मान को हम समीकरण 1 में रख दिए यहाँ पर, तो हमारे पास ये एच का मान आ गया। ये भी इसका आंसर हो सकता है और ये भी इसका आंसर हो सकता है। दोनों आंसर आपके सही होंगे। देखिए एग्जाम्पल्स है, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए हमारे पास जो एक भवन है उसकी ऊंचाई में 8 मीटर दे रखी है, तो हम यहाँ पर एक भवन को 8 मीटर की ऊंचाई पर मान लेंगे। इस भवन की ऊंचाई तो हमें क्या दे रखी है, यहाँ पर 8 मीटर दे रखी है। इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, यहाँ पर 8 मीटर दे रखी है हमें। देखिए यहाँ पर एक बहुमंजिला भवन है, यहाँ पर ये क्या हो गया, बहुमंजिला भवन हो गया। फिर कह रखा है इसमें आपसे, देखिए बहुमंजिला भवन के शिखर से यहाँ से देखने पर एक 8 मीटर का जो भवन था, इसके शिखर, देखो इसका शिखर तो यहाँ पर होगा और इसका तल यहाँ पर होगा। तल के अवनमन कोण, देखिए शिखर, बहुमंजिल का शिखर तो यहाँ पर होगा और अन्य भवन का शिखर यहाँ पर होगा, तो इसका अवनमन कोण कहाँ पर होगा, हमेशा ऊपर की ओर बनेगा। तो देखिए यहाँ पर एक कोण तो इस प्रकार से ये बन जाएगा। देखिए एक तो शिखर का और एक तल का, देखिए इस भवन का शिखर तो ये होगा, इसका तल ये होगा ना, तो हमें ये दोनों कोण यहाँ पर दे रखी है। देखिए शिखर और तल, शिखर का कोण तो यहाँ पर ये होगा और तल का कोण हमारे पास ये बड़ा वाला कोण होगा। देखिए क्रमशः कोण कितने, 30 और 45। ये छोटा कोण तो कितना है, 30 डिग्री, और ये बड़ा कोण कितना है, 45 डिग्री में दे रखा है। तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर एक भवन तो ये था और एक भवन ये है, इसकी बीच की दूरी को हम x मान लेंगे। एक तो हमें x की दूरी ज्ञात करनी है। अब देखिए यहाँ पर यदि हम इस छोटे भवन के समांतर एक लाइन खींचते तो यहाँ पर इस भवन की ऊंचाई भी क्या होगी, यहाँ तक 8 मीटर होगी, और इस की ऊंचाई को यदि अपन h मान लें तो हमें पूछा यहाँ पर इस बहुमंजिले भवन की ऊंचाई क्या होगी, तो h + 8। एक तो हमें h + 8 का मान ज्ञात करना है और एक हमें यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर ये a बिंदु हो गया, ये b बिंदु हो गया, ये c बिंदु हो गया, ये d बिंदु हो गया और यहाँ पर e बिंदु हो गया। देखिए यहाँ पर CD का मान x है, तो यहाँ पर इस BE का मान भी क्या होगा, x ही होगा। अब देखिए यहाँ पर ये एकांतर कोण से इस कोण का मान तो कितना हो गया, यहाँ पर 30 डिग्री होगा। और देखिए यहाँ पर ये बड़े वाला कोण का मान भी क्या होगा, यहाँ पर 45 डिग्री होगा। तो हम एकांतर कोण के द्वारा इन दोनों कोणों का मान ज्ञात कर लेंगे। अब देखिए हमें एक तो x का मान ज्ञात करना है इसमें, और एक हमें यहाँ पर h का मान ज्ञात करना है। अब देखिए समकोण त्रिभुज ABE के अंदर, समकोण त्रिभुज ABE में, समकोण त्रिभुज ABE में देखिए यहाँ पर न्यून कोण 30 है, तो न्यून कोण की सामने भुजा कौन सी होगी, लंब होगी। तो A तो क्या होगी, यहाँ पर लंब होगी, और B क्या होगी, यहाँ पर इसका आधार, यानी कि B का मान क्या हो गया, इसमें आधार हो गया। तो लंब बटा आधार, लंब बटा आधार का अनुपात क्या होगा, 10 30 होगा। अब देखिए यहाँ पर लंब का मान तो क्या होगा, यहाँ से h होगा, और आधार का मान क्या होगा, यहाँ से x होगा। देखिए लंब का मान तो s हो गया, आधार b का मान x हो गया, और 10 30 कितना होता है, 10 30 1/√3 होता है। देखिए इसका वज्र गुणा करने पर x बराबर h√3 आ गया। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगी। अब देखिए फिर त्रिभुज AC और D के अंदर,
त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में देखिए यहाँ पर न्यून कोण 45 है, तो इसके सामने वाला भुजा कौन सी होगी यहाँ पर, ये AD भुजा क्या होगी यहाँ पर, लंब होगी। तो AD बट्टा CD, AD बट्टा CD यहाँ पर क्या होगा, आधार। तो AD तो यहाँ पर लंब हो गया और CD इसका आधार हो गया। लंब बटा आधार का अनुपात क्या होता है, 10, और 10 45 हो गया। अब देखिए यहाँ पर लंब का मान तो क्या होगा, AD की लंबाई, टोटल लंबाई क्या होगी, H प्लस 8 होगी। तो H प्लस 8, तो इसकी लंबाई हो जाएगी। आधार का मान क्या होगा, यहाँ से x होगा, और 10 45 कितना होता है, 1 होता है। इस कॉल करने पर, इसका वज्र गुणा करने पर इसका मान कितना आएगा, x बराबर H प्लस 8 आ गया। इसको हम समीकरण नंबर 2 कर देंगे। अब देखिए समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, देखिए समीकरण में 1 में भी x का मान है और 2 में भी x का मान है, तो समीकरण 1 व 2 को बराबर कर दो। समीकरण 1 व 2 को बराबर रखने पर देखिए 1 का मान तो कितना आ गया था, h√3, और 2 का मान क्या आ गया, h प्लस 8 आ गया। यदि हम h वाले टर्म को इधर भेज देंगे तो h√3 और माइनस का h बराबर 8 होगा। यदि हम इस पक्ष में से h को बाहर निकाल दें तो क्या बच जाएगा, h को बाहर निकालने पर √3 और माइनस का 1 बराबर 8 बच जाएगा। देखिए यहाँ से h बराबर क्या होगा, √3 माइनस 1 का इस 8 में भाग देंगे तो h बराबर कितना आएगा, इसमें 8 बट्टा √3 माइनस 1 आएगा। इसका प्रमेयकरण करने पर √3 प्लस 1 से इसको ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। देखिए इसका गुणा तो क्या होगा, ऊपर से 8 √3 प्लस 1 होगा। देखिए यहाँ पर ये a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है, √3 का स्क्वायर 3 होगा और 1 का स्क्वायर 1 होगा। तो h बराबर कितना आ गया, 8 √3 प्लस 1, और देखिए बटे यहाँ पर 2 आ गया, तो 2 से कटाइए 4 बार, तो h का मान कितना आ गया, इसमें 4 √3 प्लस 1 आ गया। इसका आंसर ये भी सही है। यदि आपको आगे और हल करना है इसको तो h बराबर क्या होगा, 4 गुणा √3 का मान 1.73 और प्लस 1, तो h बराबर क्या होगा, यहाँ से 4 होगा। h बराबर क्या होगा, यहाँ से 4 होगा, तो 4 गुणा इनका जोड़ क्या हो गया, 2.73 हो गया। तो इसको गुणा करने पर 10.92 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो ये तो क्या होगी, इसकी ऊंचाई एच का माना जाएगा। ये अब हमें क्या पूछा इसमें, बहुमंजिले भवन की ऊंचाई, तो इसकी टोटल ऊंचाई क्या होगी, देखिए बहुमंजिल भवन की ऊंचाई तो क्या होगी, यहाँ से h प्लस 8, तो h का मान तो हमारे पास में 10.92 आ गया, तो प्लस 8, तो इसकी टोटल लंबाई क्या हो जाएगी, 18.92 मीटर हो जाएगी। अब देखिए मैं यहाँ पर इन भवनों के बीच की दूरी पूछी है, तो h का मान समीकरण 1 में रख देंगे या समीकरण 2 में रख दो। h का मान समीकरण 2 में रखने पर h का मान समीकरण 2 में रखने पर देखिए यहाँ पर समीकरण 2 में x बराबर h का मान कितना आ गया, 10.92 आ गया, और प्लस कितना होगा, यहाँ से 8 होगा, तो इसका जोड़ भी कितना होगा, 18.92। तो भवनों के बीच की दूरी भी क्या होगी, 18.92 मीटर होगी, और भवन की ऊंचाई भी क्या होगी, 18.92 मीटर हो जाएगी। अब देखिए 7वां एग्जाम्पल, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के समूह किनारों के
अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए यदि हम इस पुल को हम यदि इस प्रकार से मान लेंगे तो नदी क्या होगी, हमेशा इसके लंबवत होगी। यदि हम नदी को ऐसे मान लेंगे तो पुल क्या होगा, इसके लंबवत होगा। तो यदि हम नदी को इस प्रकार से मान ले, ये क्या हो गई, नदी होगी इस प्रकार से, तो इसके ऊपर पुल की लंबाई क्या होगी, पुल की लंबाई इस प्रकार से हमारे पास में ये आ जाएगी। तो ऊपर तो क्या होगा, इसमें पुल की लंबाई होगी, ये ऊपर तो क्या होगी, इसमें पुल की लंबाई होगी। ये तो हो गया पुल, और ये क्या होगी, इधर नदी हो गई। ये तो पुल हो गया और इधर नीचे क्या हो गई, नदी हो गई। अब देखिए कह रहे इसमें पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारे, देखिए नदी के सम्मुख किनारे कौन से होगा, एक तो किनारा ये होगा और एक किनारा ये होगा। तो नदी के एक बिंदु से यदि पुल के एक बिंदु से यदि हम पुल का एक बिंदु यहाँ मान ले तो नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण, देखिए यहाँ पर एक बिंदु तो यहाँ पर होगा, इसको ऐसे मान लो भाई सम्मुख किनारे हो गई है। तो अवनमन कोण हमेशा कहाँ बनता है, ऊपर की ओर बनता है। तो इसको यहाँ मिलाओ आप और इसको यहाँ मिला दो, तो अवनमन कोण कितना है इसका, एक तो 30 डिग्री कोण है, एक कोण कितना है 30 और एक कोण कितना है इसका 45 डिग्री है। यदि पुल किनारों से देखिए यदि पुल किनारों से यदि किनारे की अपन ऊंचाई को यहाँ पर 3 मीटर मान ले तो अपन ये लंबाई भी तो क्या होगी इसकी 3 मीटर होगी। तो हमें इस नदी की चौड़ाई पूछी है इसके अंदर, तो इसको अपन ए कह देंगे, इसको बी कह देंगे, इसको सी कह देंगे, इसको डी कह देंगे। इस बी सी को हम एक्स मान लेंगे और सी डी को हम वाई मान लेंगे। तो हमें एक्स और वाई का मान निकालने के बाद में दोनों को जोड़ना है। एक्स और वाई दोनों का जोड़ क्या होगी, नदी की चौड़ाई हो जाएगी। देखिए यहाँ पर ये एकांतर कोण है, तो इस कोण का मान कितना होगा, यहाँ पर 30 डिग्री होगा और इस कोण का मान भी कितना होगा 45 डिग्री होगा। यदि हम इस डायग्राम को दोबारा बनाना चाहे तो इस डायग्राम में किस प्रकार से होगा, ये देखिए यहाँ पर ये तो समकोण हो गया, 3 मीटर आपको दे रखी है। यहाँ पर इसका मान 45 डिग्री था, इसका मान 30 डिग्री है, तो इसका मान भी कितना होगा 30 होगा और इसका मान 45 होगा। इसको ए कह देंगे, इसको बी कह देंगे, इसको सी कह देंगे और डी कह देंगे। बी सी की दूरी को अपन एक्स मान लेंगे और सी डी की दूरी को वाई मान लेंगे। तो हमें देखिए यहाँ पर एक्स और वाई दोनों का मान निकाल करके जोड़ना है। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में देखिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में वही ज्ञात भुजा बट्टा अज्ञात भुजा। देखिए न्यून कोण यहाँ पर है तो लंब यहाँ पर होगा और आधार इसका ये होगा। तो ए सी बट्टा बी सी, ए सी बट्टा बी सी, ए सी यहाँ पर लंब होगा और बी सी यहाँ पर आधार होगा और tan 30 डिग्री। देखिए यहाँ पर लंब का मान तो क्या हो गया, यहाँ से 3 हो गया और आधार का मान क्या हो गया x और tan 30 कितना होगा 1/√3 होगा यहाँ से। तो स्क्रॉल करने पर x बराबर कितना आ गया 3√3 मीटर आ गया। ये तो क्या हो गई समीकरण 1 हो गई। अब देखिए दूसरी त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में देखिए न्यून कोण 45, इसके सामने भुजा कौन सी होगी, लंब होगी। तो ए सी बट्टा सी डी, यहाँ पर ए सी का नाम तो क्या होगा लंब होगा और सी डी का नाम क्या होगा आधार। लंब बटा आधार वही tan थीटा और थीटा का मान क्या होगा यहाँ से 45। तो लंब का मान तो क्या हो गया यहाँ से 3, आधार का मान क्या हो गया y और tan 45 कितना होता है 1 होता है। इसका वज्र गुणा कितना होगा y बराबर 3 मीटर होगा। ये समीकरण नंबर 2 आ जाएगी। अब देखिए नदी की चौड़ाई क्या होगी हमेशा, नदी की चौड़ाई यानी कि x प्लस वाई दोनों का जोड़ क्या होगा नदी की चौड़ाई होगी। तो x का मान तो कितना आ गया इसमें 3√3 आ गया और y का मान कितना आ गया 3 आ गया। 3 को कॉमन निकाल लो यहाँ से, तो √3 + 1, तो ये क्या होगी नदी की चौड़ाई हो जाएगी। तो
सॉरी 3 और √3+1 क्या होगी, नदी की चौड़ाई हो जाएगी। ये इस प्रकार से हमारी प्रश्नावली 9 का बेसिक और सारे एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।